तो स्वागत है आपका आईसीटी क्लासेस में। तो आज हम लोग फिजिक्स का 12th का टॉपिक लेके चल रहे हैं, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे इसमें कि एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है, किस किस ने जो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, एटॉमिक मॉडल जो है क्या है। एटॉमिक मॉडल परमाणु मॉडल परमाणु की संरचना तथा इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को समझाता है। यानी कि जो एटॉमिक मॉडल होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो व्यवस्था है उसको समझाता है। इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से काम करते हैं, किस टाइप से वर्कआउट करते हैं, वो सब जो है इस मॉडल के अंतर्गत आता है। अब देखो, इसमें सबसे पहले जो मॉडल था वो था बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो बोर ने क्या बोला है, देखिए बोर ने बोला है इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, जो निश्चित इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा है उसमें घूमते हैं। यानी कि जो हमारा फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स होता है वहां पे जो है ये मूव करते हैं, वहां पे घूमते हैं। तो ये जो है बोहर का एटॉमिक मॉडल था। और बोहर ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि निश्चित ऊर्जा यानी कि फिक्स एनर्जी होगी, फिक्स जो हमारा ऑर्बिट होगा वहां पे ये घूमेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एनर्जी लेवल की। तो एनर्जी लेवल क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉनों के लिए केवल कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर ही संभव होते हैं। यानी कि ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए इन्होंने जो है फिक्स कुछ निश्चित, यानी कि कुछ फिक्स ही जो है इन्होंने जो है ऊर्जा स्तर बनाए हैं, इसके अलावा इन्होंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी लेवल है किसका, बोहर मॉडल का। बात करते हैं इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अनुसार हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय होता है जो ऊर्जा के क्वांटीकरण को दर्शाता है। यानी जो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो एक डिस्क्रीट लाइन यानी कि एक रेखीय लाइन होती है, यानी एक रेखा में चलता है। ठीक है, और क्वांटमीकरण को ये प्रदर्शित करता है, क्वांटमीकरण को ये दर्शाता है। ठीक है, उसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस की। ठीक है ना, तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है और उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, नाभिक का परमाणु का घना केंद्रीय भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस यानी एटम का जो सेंटर पार्ट होगा, यहाँ पे आपको हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए ये घूमते रहते हैं इसकी चारों दिशाओं में, बट जो सेंटर होता है हमारा, उस सेंटर में हमेशा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसमें कौन से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा सेंटर होता है यानी कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, जिसको आप नाभिक परमाणु बोलते हैं, यानी परमाणु का नाभिक भी बोलते हैं, तो उसमें हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर साइज का। तो न्यूक्लियर साइज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए न्यूक्लियर साइज क्या होता है हमारा, न्यूक्लियर रेडियस इज वेरी स्मॉल एंड प्रोपोर्शनल ए टू द पावर 1/3। यानी कि ए की पावर 1/3 के बराबर ये होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या बहुत छोटी होती है और ए की पावर 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आता है। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो एटॉमिक की 1/3 यानी ए की पावर 1/3 होती है। तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है मास डिफेक्ट, यानी कि जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल न्यूक्लियर मास, यानी कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर मास होगा वो और सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड डिफेक्ट। यानी कि नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियनों के योग के अंतर को द्रव्यमान दोष कहते हैं। याद रखना दोस्तों कि जब भी हमारे पास ये पूछेगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है, तो बच्चों मास डिफेक्ट क्या होता है, याद रखना आपने, जो हमारा वास्तविक द्रव्यमान होगा, भैया कितना द्रव्यमान था उस न्यूक्लियस का वो,
और जो न्यूक्लियन है उनके योगों के जो अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान दोष कहते हैं। तो याद रखना है आपने कि जो न्यूक्लियर मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो मास डिफेक्ट आपका ये होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियन। ठीक है ना, नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो उसको अपन लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को आपने कि जो भी हमारा न्यूक्लियस होगा उसको तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन की हम बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई रिलीजिंग लार्ज एनर्जी। यानी कि भारी नाभिक टूटकर जब हल्के नाभिक को बनाता है और अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। ये आप लोगों ने सनलाइट्स के बारे में जानते होंगे, सनलाइट्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो सनलाइट्स में इस टाइप से होता है, सूर्य की ऊर्जा जो है कंटिन्यू चल रही है, सूर्य लगातार चल रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया, ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर फिजन के कारण ये खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि जो है न्यूक्लियस टूटते हैं फिर बनते हैं, टूटते हैं फिर बनते हैं, तो इससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना सनलाइट, वो ऊर्जा ही तो है। तो जो इसके बीच में साइंटिफिक जो है हो रहा है, तो न्यूक्लियर फिजन ही हो रहा है। ठीक है, तो ये टूटेगा फिर दोबारा जुड़ेगा, टूटेगा, तो ये क्रिया कई करोड़ों वर्षों से चली आ रही है और चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन सूर्य समाप्त यानी पृथ्वी का एंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना है आपने कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, भारी नाभिक को टूट कर हल्के हल्के नाभिक बनाना और अधिक ऊर्जा को मुक्त करना। क्या करना है, हैवी जो नाभिक होगा उसको तोड़कर हल्के छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ना है उसको, और उसके बाद उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, पत्थर है, मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, मैंने क्या किया उस पत्थर को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। तो हैवी यानी कि जो भारी था उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, अब अब अगर आप चाहें तो देखो वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के पूरा हैवी नाभिक बना सकते हो। ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास, डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अब देखिए, हल्के नाभिक मिलकर जब भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या करा था, पहले हमने भारी नाभिक को तोड़कर छोटे छोटे नाभिक बनाया था, अब हमने छोटे छोटे नाभिकों को जोड़कर एक हैवी नाभिक बना दिया, लेकिन तब भी ऊर्जा निकल रही। ऊर्जा दोनों केसों में जाएगी। अगर आप बड़े को छोटे छोटे भागों में तोड़ोगे तो भी आपकी ऊर्जा रिलीज होनी है, और अगर आप छोटे छोटे नाभिक को जोड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो भी ऊर्जा रिलीज होगी। ऊर्जा दोनों में रिलीज होनी है। ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो और चाहे वो आपका क्या हो, न्यूक्लियर फिजन हो। ठीक है जी, या न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो। अब देखिए ये हमारा एमिशन से ग्राफ समझाते हैं आपको। देखिए ये इस टाइप से होता है, ये बोर्ड्स का एटम एंड रेडिएशन है। ठीक है, थोड़ा फिगर को समझिएगा। इस फिगर के अनुसार क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऊर्जा ऊर्जा रिलीज हो रही है ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एमिशन हो रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना, ये बोर्ड्स का मॉडल है, तो आप इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और इसका एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना, 300 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर और 780 नैनोमीटर हो गया। एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, 380 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर और 780 नैनोमीटर हो गया। ठीक है ना,
सिमिलरली हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। तो न्यूक्लियर फिजन आपका देखिए ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, थोड़ा समझना है इस चीज को। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या है हमारे पास, देखिए ये टूट रहा है ना, और टूट टूट के क्या नया बन रहा है, देखिए देख रहे होंगे आप लोग, ये कंटिन्यू टूट रहा है न्यूट्रॉन्स, और ये ब्रेक हुआ नया बना, ये ब्रेक हुआ नया बना, ये ब्रेक हुआ नया बना। तो ये ऐसे टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, ठीक है ना भाई। ये क्या करते हैं, यहाँ था, यहाँ से ये न्यूट्रॉन्स ऐसी, इसके आगे भी कुछ और रहा होगा, जैसे मैंने ये बोला, ये था, ये टूटा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये भी टूटा, फिर सिमिलरली आगे बढ़ा, ये भी टूटा। तो इस प्रकार से जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है ना। देखिए टूट रहा है, देखिए आप समझ रहे होंगे, ये टूट रहा है, लगातार टूटता रहता है। ऐसे देखो, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये बना, फिर ये टूटेगा आगे, फिर जो आगे बनेगा, फिर वो आगे टूटेगा। तो ये कंटिन्यू घटना चल रही है लगातार, ये घटना कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। सेम एज इट इज, मैंने जैसे अभी सूर्य की लाइट की बात करी, आपकी सनलाइट की बात करो, तो सेम यही चीज है, ये कंटिन्यू रोज टूटता है और रोज नया बनता है, टूटता रहेगा, बनता रहेगा, इसमें ऊर्जा निकलती रहेगी। क्या निकलती रहेगी, इसमें लगातार ऊर्जा निकलती रहेगी, जिसको हम लोग सनलाइट भी बोलते हैं, है ना। तो ये लगातार टूटता रहेगा, लगातार बनता रहेगा। आपने क्या समझना है इसको, समझते रहिए कि ये कंटिन्यू टूट रहा है, बन रहा है। अब देखिए इसके पीछे भी कुछ और रहा होगा, उसके पीछे भी कुछ और रहा होगा, और उसके पीछे भी कुछ और होगा। सिमिलरली यहाँ पे इसके ऊपर कुछ और बनेगा, ये टूटता रहेगा, कंटिन्यू जाता रहेगा, टूटता रहेगा, जाता रहेगा, टूटता रहेगा। तो ये घटना कभी भी बंद नहीं होने वाली है। तो न्यूक्लियर फिजन में ये होता है, ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं अपन लोग बोर्स मॉडल कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए अब कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हमारे पास है कि बोहर मॉडल कहाँ यूज होता है। तो आपको हमने बताया कि बोहर मॉडल जो है बेसिकली हाइड्रोजन परमाणु पर इस्तेमाल किया है। जो बोहर मॉडल होता है हमारा, वो हाइड्रोजन परमाणु पर इस्तेमाल किया है। तो उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, इस फिगर को बनाइए न्यूक्लियर फिजन का। और ये आपके एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो आपने डेफिनेशन हमने आपको बता दी, नोट आपने कर लिया होगा, इसको भी बना लीजिए। तो चलिए कुछ जो अभी हमने पढ़ा है इससे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, बोर मॉडल मुख्यतः लागू होता है। बोर मॉडल कहाँ पे अप्लाई होता है। अभी हमने हाइड्रोजन की बात करी, तो बोर मॉडल जो होता है कहाँ लागू होता है। बोर मॉडल हमारा जो लागू होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन परमाणु में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल एक सही जवाब है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर मॉडल रिवॉल्व इन। बोहर मॉडल के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं। तो अभी हमने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो बोहर मॉडल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट यानी कि एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है ना। तो इलिप्टिकल होता है ना, रैंडम पाथ्स में होता है ना, स्पाइरल पाथ में होता है, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में होते हैं। देखिए ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, यहाँ घूमेंगे, ठीक है ना। फिक्स उनका होता है कि इन्होंने यहीं घूमना है, ठीक है ना। सेंटर में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा, ये आपका मास हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर एक फिक्स निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में। थर्ड देखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस प्रकार से होती है। तो देखिए ये समझना है आपने, जो हमारे पास अभी हमने आपसे बताया था कि क्वांटीकृत होती है, यानी कि क्वांटाइज होती है। क्या होती है, क्वांटाइज होती है। ओनली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आर अलाउड। इसमें क्या होता है, केवल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स अलाउड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, क्वांटाइज यानी कि क्वांटीकृत हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है ना भाई, वो हमारा रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि लीनियर स्पेक्ट्रम आपका, आप उसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एक सही उत्तर। तो आपने करना क्या है, इन तीन ऑब्जेक्ट्स को नोट कीजिएगा और फर्स्ट 3 नोट कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट 3 नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन 4 हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोर मॉडल असफल होता है कि बोर मॉडल कहाँ पे फेल हो जाता है। तो देखिएगा, बोर मॉडल जो फेल होता है ना हमारा, वो होता है आपके बहु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो है हमारा, जो ये बोहर आइटम है, जो बोहर मॉडल है एटम्स का, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे यानी यहाँ पे ये असफल हो जाता है ना। अब देखिए आगे करते हैं बात। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड, यानी कि एटम्स का जो केंद्रीय भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं। तो आप समझिएगा कि जो हमारा केंद्र, जो सेंटर होता है किसका, किसी भी परमाणु का जो सेंटर होता है, इसको हम लोग नाभिक यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, दो चीजें इसमें होती है। तो किसी भी एटम का जो केंद्रीय भाग होगा उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस, ये बिल्कुल एक सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे मैंने आपसे अभी बोला न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में होते हैं, तो सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया। इसने बोला न्यूक्लियस क्या होता है, यानी नाभिक में क्या होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर घूमते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे ना नाभिक में होते हैं, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें हम बोलेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी। बट ऑप्शन नंबर बी में केवल प्रोटॉन था तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी में न्यूट्रॉन था तो ये गलत हो गया। तो आप आराम से ऑप्शन नंबर बी की ओर, सी की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को याद रखना है। बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, एज पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कभी कभी, कि जो सेंटर होता है मास किसी भी एटम का, उसमें कौन कौन से जो है परमाणु होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि हमारे इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो प्रकार के एटम्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग द साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार क्या होता है। याद रखना भाई, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है। क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑर्डर, नाभिक का आकार क्या होता है। आकार यानी कि इसकी जो है लेंथ कितनी होती है। तो इसकी लेंथ होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर जो है, जो न्यूक्लियस होगा ये इसका आकार होगा, यानी कि 10 की पावर माइनस 15 आपका एक बिल्कुल सही। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस रेडियस डिपेंड, नाभिकीय ऊर्जा निर्भर करती है। तो नाभिकीय ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो अभी हमने बताया था आपको, नाभिकीय ऊर्जा ए की पावर 1/3 पर निर्भर करती है। ना तो वो जेड पे है, ना टेम्परेचर पे, ना चार्ज पे है, केवल आर इज इक्वल, इसका फॉर्मूला है तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यानी कि जो नाभिक की जो हमारी ऊर्जा होती है ना, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, वो हमारी ए टू द पावर 1/3 पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में।